नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी10 नवंबर 2026 के लिए जीके का पार्ट 8 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 8 का जो पहला क्वेश्चन है कि महान शासक कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था। तो देखिए, जो कनिष्क है वो किस राजवंश से संबंधित है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से संबंधित थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर कनिष्क की बात करें तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का, कई दफ़ा ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा गया है कि कुषाण वंश का सबसे महान प्रतापी शासक था या सबसे शक्तिशाली शासक था। अब कनिष्क के द्वारा क्या किया गया था, तो कनिष्क के बारे में क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछा जाता है। साथियों, जब कनिष्क गद्दी पर बैठा तो उसने 78 ईस्वी में क्या किया था, शक संवत। तो शक संवत जो है वो एक कैलेंडर है, उसकी शुरुआत करी थी। तो शक संवत जो है वो किसके द्वारा चलाया गया, तो शक संवत जो चलाया गया था वो कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में चलाया गया था। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का वर्तमान में नेशनल कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भी जिसको जो है प्रयोग में लाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत दफ़ा टेट परीक्षाओं में सीधा पूछा जाता है कि कनिष्क की जो है वो राजधानी है वो कहाँ पे थी। तो कनिष्क की जो है दो राजधानी थी, एक थी पुरुषपुर, कई बार पूछा गया है, और एक राजधानी जो कनिष्क की थी वो थी दूसरी राजधानी जो थी, द्वितीय राजधानी वो थी मथुरा। तो कनिष्क की दो राजधानी थी, पुरुषपुर और मथुरा। दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश के किस शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था। तो द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को ही जाना जाता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, अगर बात करें कनिष्क की, तो कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अच्छा, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? चौथी बौद्ध संगीति को पढ़ने से पहले साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं एचपी10 नवंबर 2026 की और इसी बार अपना एचपी10 क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ 499 रुपीज़ मंथ में। आप तैयारी कर रहे हैं एचपी10 मेडिकल की, आप तैयारी कर रहे हैं एचपी10 नॉन मेडिकल की, आप तैयारी कर रहे हैं एचपी10 आर्ट्स की, आप तैयारी कर रहे हैं एचपी10 जेबीटी की, आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं एचपी10, चाहे आप एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एलटी हिंदी का नाम अब टीजीटी हिंदी हो चुका है, तो आप हमारे साथ 499 रुपीज़ में जुड़ सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए रहेगी 78761। आज ही जुड़े और अपने सपनों को साकार करें और इसी बार एचपी10 क्वालिफाई करके एचपी टीजीटी कमीशन की साथ में तैयारी शुरू कर दे। तो साथियों, अगर आपका जेबीटी टेट भी है तो भी आपके लिए हमारे पास बैच रहने वाला है। साथियों, आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करता हूँ कनिष्क की, तो कनिष्क के सामने शासनकाल के समय चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी, कहाँ पे हुई थी, आपका कुंडलवन कश्मीर। तो कुंडलवन कश्मीर में जो है वो क्या हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, अगर बात करें, कई दफ़ा ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो कुषाण वंश का जो संस्थापक है वो था आपका कुजुल कडफिसेस। क्या नाम था? कुजुल कडफिसेस। तो कुजुल कडफिसेस जो है वो कौन था? तो कुजुल कडफिसेस जो है आपका कुषाण वंश का संस्थापक था। मेरे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि एक तो कुषाण वंश का संस्थापक था जिसका नाम था कुजुल कडफिसेस, एक व्यक्ति था कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक जिसका नाम था विम कडफिसेस। क्या नाम था? विम कडफिसेस। तो विम कडफिसेस कौन था? तो विम कडफिसेस जो है आपका कौन था? तो विम कडफिसेस आपके कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक थे। और अगर कुषाण वंश के संस्थापक की बात करें तो वो था आपका कुजुल कडफिसेस। दोनों बातें आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो आपने कनिष्क नहीं लगाना है, कुजुल कडफिसेस लगाना है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक इसका पूछ लिया तो उसका नाम है विम कडफिसेस। दोनों बातें आपको याद रखना है। शक समझ जो चलाया था वो कनिष्क के द्वारा चलाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किताब हुलिंद पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो अगर बात करें किताब हुलिंद पुस्तक की रचयिता के, तो उसके जो रचयिता थे वो थे आपके अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में कई दफ़ा पूछा गया है। मेरे भाई, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा? अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी ने लिखी है। ये जो किताब है वो आपके किस भाषा में लिखी गई है? तो किताब उल हिंद जो लिखी गई है वो आपकी अरबी भाषा में लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी टेट परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। मेरे भाई, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके प्रथम लेखक है।
मेरे भाई एक क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि आपका गोदान और गब्बर, ये दोनों ही किताबें टेट में कई बार आई है कि गोदान और गब्बर जो पुस्तक है उसकी रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, एक बुक है जो बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछी जा रही है, उस किताब का नाम है अकबरनामा या आईने अकबरी। तो आईने अकबरी या अकबरनामा की जो पुस्तक की जो रचयिता है, ये नाम आपको जरूर याद रखना है, तो उनका नाम है अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था आपका अकबरनामा या आईने अकबरी। मेरे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुजुक ए बाबरी आएगा तो बाबर आएगा, तुजुक ए जहांगीरी आएगा तो जहांगीर आएगा, क्योंकि जहांगीर और बाबर दो ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा को खुद से लिखा। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, कई दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। अगर बात करें हिंद स्वराज पुस्तक की, तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके रचयिता है महात्मा गांधी। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, पंचतंत्र। अब आपको अगर ये किताब भी नहीं आएगी तो फिर पेपर में जाने का कोई मतलब नहीं है। इस बार के टेट परीक्षा में फिर रिपीट हो सकती है कि पंचतंत्र पुस्तक के रचयिता कौन है, तो उनका नाम है आपका विष्णु शर्मा। अच्छा, एक बुक है बुद्ध चरित्रम, एक है बुद्ध चरित्रम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है वो किसकी है। तो बुद्ध चरित्रम जो पुस्तक है वो आपके अश्वघोष की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी पड़ेगी साथियों। उसी प्रकार आपकी एक बुक है इंडिका। इंडिका जो बुक है वो लिखी है मेगस्थनीज। किसने लिखी है? आपका मेगस्थनीज। तो इंडिका जो बुक है वो आपके मेगस्थनीज ने लिखी है। उसी प्रकार आपका जो हर्षचरित है, हर्षचरित और साथ में आपका कादम्बरी, दोनों किताबें आपको डिटेल से याद रखनी है कि हर्षचरित और कादम्बरी जो पुस्तक है इनकी रचयिता कौन है। तो हर्षचरित और जो कादम्बरी है इन दोनों ही किताबों के रचयिता है बाणभट्ट। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है साथियों। एक किताब जो है वो टेट परीक्षाओं में ही पूछी गई थी पिछले बार, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो बुक है वो लिखी है दादा भाई नौरोजी। किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, गीतांजलि एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है? तो गीतांजलि लिखी है आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यह किताब भी आपको जरूर याद रखनी है, परीक्षा में ये भी बार बार पूछी जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ। अगर बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का जो युद्ध है वो 1527 ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो 17 मार्च 1527 में मेरे भाई आपका खानवा का युद्ध हुआ था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो खानवा का युद्ध है वो किस किस के बीच हुआ था। तो खानवा का जो युद्ध है वो आपका जो बाबर साहिब है, बाबर और किसके बीच हुआ था? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। तो राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, खानवा का युद्ध, और इस युद्ध में जो है वो जीत जो होती है वो बाबर की होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है साथियों। कई युद्ध टेट परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका बाबर के ही बहुत सारे युद्ध है। जैसे बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था, बाबर ने वो किसके साथ लड़ा था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है पता होना चाहिए कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है, और लोधी वंश के अंतिम राजा कौन है? इब्राहिम लोदी। उनकी क्या होती है? हार होती है साथियों। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो पानीपत का प्रथम युद्ध तो इन दोनों के बीच हुआ, उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ भाई? क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार आपका चंदेरी का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध होता है आपका 1528 में, और चंदेरी का जो युद्ध है वो बाबर और मेदिनी राय के बीच में होता है, और इस युद्ध में मेदिनी राय की हार होती है। उसी प्रकार आपका 1529 में क्या होता है? तो 1529 में आपका घाघरा का युद्ध होता है, और घाघरा का जो जब युद्ध हुआ तो इस युद्ध में भी बाबर की जीत होती है और अफगान सैनिकों की इसमें हार होती है। और 1530 में जो है वो बाबर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल गलत नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से उनको कैप्चर करना होता है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बार बार टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका हाइडे स्पीच का युद्ध, जिसको झेलम का युद्ध या वित्सता का युद्ध भी कहते हैं। तो हाइडे स्पीच का युद्ध आपका 326 ईसा पूर्व में हुआ है। हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के जो राजा है, पंजाब के राजा कौन है? तो पंजाब के राजा है पोरस। तो पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के बीच आपका
हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ है 326 ईसा पूर्व में। ये बात आपको डिटेल से, ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है साथियों। उसी प्रकार आपका इस युद्ध में जो है पंजाब के राजा पोरस की हार होती है और सिकंदर की यहाँ पे 326 ईसा पूर्व में झेलम के युद्ध में, वित्सता के युद्ध में, हाइडेस्पीस के युद्ध में क्या होती है, जीत होती है। मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो तराइन का जो पहला युद्ध है वो कब हुआ, तो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ और दूसरा युद्ध 1192 में हुआ। ये दोनों ही युद्ध जो है, तराइन का पहला और दूसरा युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी मतलब एमजी मैंने यहाँ शॉर्टकट लिख दिया है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। तो आपको याद रखना है पहले युद्ध में, तराइन के पहले जो 1191 में होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और दूसरे युद्ध में जीतता है मोहम्मद गौरी। तो एक एक युद्ध आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन टेट परीक्षा में बार बार बन सकता है। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ, लेकिन पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले दो युद्ध और होते हैं। एक होता है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध था 1539 ईस्वी में, और 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। इसमें हुमायूं की हार होती है जो कि बाबर के पिता थे, और जो शेरशाह सूरी है उनकी क्या होती है, जीत होती है। देन उसके बाद 1540 में विलग्राम या कनौज का युद्ध होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देन उसके बाद 1556 में आपका एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें अकबर ने जो है वो किसको हराया, हेमू को हराया। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। उसी प्रकार आपका हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576 में हुआ था, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था, इसमें जो महाराणा प्रताप की जो है वो हार गई थी अकबर की सेना से। तो ये सारे क्वेश्चन आप अगर याद रखोगे, डिटेल से याद रखोगे, तो बात बनने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो अगर बात करें सबसे पुराने वेद की, तो ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है, इसका जो अर्थ है, जिसमें ऋग्वेद जो ऋग है, ऋग का जो अर्थ होता है वो होता है स्थिति या ज्ञान। अच्छा, वेद का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है। ऋग का अर्थ होता है ऋग, ऋग का मतलब होता है यहाँ पे ज्ञान, और वेद का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान का भी सेम होगा। तो स्थिति का ज्ञान मतलब कि वह ज्ञान जो ऋचाओं या मंत्रों में स्थित है। साथियों, अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूँ तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, ये क्वेश्चन टेट में कई बार आया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, मतलब 10 अध्याय है। कुल 1028 सूक्त है। ये क्वेश्चन बनेगा कि सूक्त कितने, 1028 है, और 10,580 मंत्र है। मंत्र बोले तो मेरे भाई ऋचाएँ हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। जब आप हमारी क्लासेज में आओगे तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। वहाँ पे जीके में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, आपका बायोलॉजी है, आप किसी भी स्ट्रीम से, आपके सब्जेक्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, वो तमाम क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। साथियों, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की अगर मैं बात करता हूँ तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र के बारे में बोला गया है। और गायत्री मंत्र की जो रचयिता है वो कौन है, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किसकी बात करता है, गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र जो है, आपका जो गायत्री मंत्र है मेरे भाई, वो आपका जो है वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा इसकी रचयिता है। तो ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के रचयिता है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। और गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो आपके किस में किया गया है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के जो पुरोहित होते हैं उनको या तो होत्री कहते हैं या इनको होता कहते हैं। तो होत्री या होता जो है वो ऋग्वेद का जो पाठ करते हैं उनको कहा जाता है। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आपका आयुर्वेद है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ जो वेद है वो कौन सा है, तो वो है आपका सामवेद, क्योंकि सामवेद का भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ है। और सामवेद में जो है आपको 7 स्वर, संगीत के जो 7 स्वर है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो संगीत के जो 7 स्वर है वो सामवेद से लिए गए हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संगीत के जो 7 स्वर है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो आपके सामवेद से लिए गए हैं। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आपका सामवेद का उपवेद कौन सा है, तो सामवेद का उपवेद जो है वो आपका क्या है, आपका गंधर्व वेद। क्या है आपका गंधर्व वेद, क्या है आपका सामवेद का उपवेद है। उसी प्रकार आपका भारतीय यज्ञ आदि से संबंधित वेद कौन सा है, तो यज्ञ आदि से संबंधित जो वेद है वो आपका यजुर्वेद है। उसी प्रकार आपका जादू टोने और वशीकरण से जो संबंधित वेद है, अच्छा यजुर्वेद का उपवेद आपको बताया नहीं, तो यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद है।
और अगर बात करें आपका अर्थवेद, तो अर्थवेद की जब भी मैं बात करता हूँ तो अर्थवेद ऐसा वेद है जो कि जादू टोने वशीकरण से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। और अर्थवेद की अगर मैं बात करता हूँ तो अर्थवेद जो है इसका उपवेद जो है वो शिल्प वेद है। तो तमाम बातें आपने इम्पॉर्टेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बौद्ध और जैन धर्म है उनके द्वारा अहिंसा पर यहाँ पर जो है वो ज़्यादातर बल दिया गया था। मेरे भाई जैन धर्म जो है अहिंसा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। मतलब कि जैन धर्म के अनुसार है कि मन वचन कर्म से किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना, ये उसका उद्देश्य है। और बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का पालन किया गया है, अनिवार्य है, क्योंकि बुद्ध ने करुणा और मैत्री पर जो है वो बल दिया है और सभी प्राणियों को अहिंसक व्यवहार को जो है वो क्या माना है, आवश्यक माना है। बोले कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, भाई अहिंसा नहीं होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे जो है वो क्या बोला है कि अहिंसा का पालन अनिवार्य है, ये बोला है यहाँ पे दोनों ही धर्मों के लोगों ने। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो महात्मा बुद्ध है और जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी है। इनके बारे में कभी हम और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अभी हमको जो क्वेश्चन पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो कब हुई थी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब सिंधु घाटी सभ्यता की जब मैं खोज की बात करता हूँ तो इसकी जो खोज हुई थी वो सबसे पहले जो है वो इसका पता लगाया था। तो इसका पता लगाया था सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला, और ऑप्शन में मेरे को लग रहा है स्क्रैप कर दिया होगा क्वेश्चन। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहले पता लगाया था वो हड़प्पा की खुदाई से लगाया था। हड़प्पा की जो खुदाई है वो 1921 ईस्वी में हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इसकी जो खुदाई है वो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और जो ये हड़प्पा पड़ता है वो आपका कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार टेट में आया है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है। इसकी जो खोज है वो किसने करी है, तो इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। उसी प्रकार आपका अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। 1922 में जो मोहनजोदड़ो जो खोजा गया था वो भी कहाँ पे था, तो वो भी पाकिस्तान में था। लेकिन मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु नदी के किनारे था और उसकी जो खोज है वो राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मेरे भाई एक ही क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से सुनना है, तब जाके बात बनने वाली है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ पर है, आपको पता है, ये कालीबंगन राजस्थान में है। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि लोथल कहाँ पर है। तो लोथल आपका गुजरात में है। लोथल वही स्थल है जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का शहर कहा जाता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपका बनावली कहाँ पर है। तो बनावली है, राखीगढ़ी है, ये सब जो आपके हरियाणा वाले क्षेत्र में आते हैं। आपका धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा भी आपका गुजरात में है। तो छोटी छोटी चीज़ें, सुरकोटदा आपका गुजरात में है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। कालीबंगन का मतलब क्या है, तो कालीबंगन का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ। आपका चनुदड़ो कहाँ पर है, चनुदड़ो पाकिस्तान में है। चनुदड़ो किस नदी के किनारे है, तो आपका सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो और चनुदड़ो दोनों के दोनों आपके सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है। तो तमाम साथियों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो दिए हुए नंबर पर जुड़ सकता है। सभी साथी को वीडियो पसंद आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।